Assalamu alaikum. My name is Aksanaz and my topic is cancer cells and my instructor name is Professor Sadaq Javed. What are cancer cells? Cancer cells basically abnormal cells होते हैं जो कि mutations से बनते हैं. Mutations होती हैं mutations in the genes. जो सेल्स होते हैं वो सराउंडिंग सेल्स से सिग्नल्स भी उन्हें मिलते रहते हैं कि उन्हें कब और कितना डिवाइड करना है. जब ये सिग्नल्स मिसिंग होंगे या इनमें कोई फॉल्ट होगा तो तब भी कैंसर सेल्स बन सकते हैं. और जो सेल्स होते हैं कैंसर सेल्स ये रैपिडली डिवाइड करते हैं और एक मैसिव सेल्स बनाते हैं जिसे हम ट्यूमर कहते हैं. Then is the difference between benign and malignant tumors. जो benign tumors होते हैं वो not cancers, मतलब ये जो होते हैं ये rapidly grow भी नहीं करते, slowly grow करते हैं और ये दूसरे parts of the body में भी नहीं जाते. जबकि malignant जो होते हैं ये cancers होते हैं, ये rapidly divide करते हैं और दूसरे parts पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी cancer फैलाते हैं. benign जो होते हैं ये grow very slowly, मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं, इतनी तेज़ी से नहीं करते जितना कि मैलिग्नेंट करते हैं. ये ग्रो करते हैं रैपिडली मैलिग्नेंट ट्यूमर्स. और बिनाइन ट्यूमर्स स्टे एट द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर इट स्टार्टेड, यानी ये दूसरे पार्ट्स तक नहीं पहुंचते बल्कि वहाँ वहीं रहते हैं जहाँ पे ये बनते हैं. जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड बिनाइन ट्यूमर्स कैन रिमूव इजीली. बिनाइन ट्यूमर्स जिस तक स्वेलिंग होते हैं, जब डॉक्टर्स होते हैं इनको रिमूव करते हैं तो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि ये बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं ना ये वापस ना. लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं ये इनको हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते. अगर इनको रिमूव कर भी दें तो फिर भी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि किसी पार्ट में ये रह जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पार्ट्स पे फैल चुका होता है. Diagram of malignant and benign tumors. As you can see, benign tumors stay at a place, but the malignant tumors they spread from the place where it started. As properties, कैंसर सेल्स जो होते हैं ये लार्ज सेल्स होते हैं. जब एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल्स में चेंज होता है तो उसका जो सेल साइज होता है वो बहुत लार्ज हो जाता है. वेरिएबल शेप, ये इनकी शेप्स जो होती हैं वो भी एक दूसरे के साथ सिमिलर नहीं होती हैं. जो होते हैं जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो एक ही टाइप के सेल्स जो होते हैं उनकी शेप्स बहुत हद तक सिमिलर होती हैं. लेकिन जो कैंसर सेल्स होते हैं ये इनकी जो शेप्स होती हैं वो सिमिलर नहीं होती हैं. और मैनी सेल्स विद डिसऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट, ये सेल्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा रैपिडली डिवाइड करते हैं, ग्रो करते हैं और डिसऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट ये रखते हैं. कोई ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट नहीं होती है और लॉस ऑफ नॉर्मल फीचर्स. और इसमें ये जो फंक्शन जो एक नॉर्मल सेल अपनी फंक्शन से परफॉर्म करता है, ये कैंसर सेल्स वो फंक्शंस भी परफॉर्म नहीं करते. सेल्फ सफिशेंसी इन ग्रोथ सिग्नल्स जो होते हैं कैंसर सेल्स इनको ग्रो करने के लिए ये चाहते हैं कि इनको ग्रो मतलब ये रैपिडली ग्रो करते जाएं और इनको कोई भी सप्रेस करने वाला भी ना हो. इस वजह से ये एक ऑटोनोमस ड्राइव चाहते हैं ताकि ये एक फॉल्टी माइटोसिस करते हैं, क्योंकि माइटोसिस का एक टाइम होता है लेकिन ये माइटोसिस करते ही रहते हैं, डिवाइड करते ही रहते हैं. देन इज द इनसेंसिटिविटी टू ग्रोथ इनहिबिटरी.
ये जो होते हैं कैंसर सेल्स, इनएक्टिवेट कर देते हैं ये इनएक्टिवेट कर देते हैं उनमें ऐसे जीन्स को जो कि ऐसे ट्यूमर्स की ग्रोथ को इनहिबिट करती है। जैसे कि हमारे पास एक प्रोटीन होती है रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन। ये प्रोटीन जो होती है ये इनहिबिट करती है इन ट्यूमर्स की ग्रोथ को। तो ये जो होते हैं कैंसर सेल्स इस प्रोटीन को इनएक्टिव कर देते हैं। एंड नेक्स्ट इज द सुप्रेस एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें जब कोई सेल जिसमें कोई फॉल्ट आ जाता है या वो सेल गैर ज़रूरी होता है तो फिर सराउंडिंग के जो सेल्स होते हैं वो उसे सिग्नल्स देते हैं कि तुम अपने आप को मार लो, मतलब उसे इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि वो सुसाइड कर ले। लेकिन जो होते हैं ये कैंसर सेल्स ये सुप्रेस कर देते हैं एपोप्टोसिस को, प्रोग्राम सेल डेथ का सुप्रेस कर देते हैं और ये अपने आप को मारते नहीं हैं। और देन इज द सस्टेन्ड एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें सेल्स जो होते हैं वो अपने लिए नई ब्लड वेसल्स बनाते हैं। एंजियोजेनेसिस जो कैंसर सेल्स होते हैं वो भी अपने लिए नई ब्लड वेसल्स बनाते हैं जो कि सिर्फ उन्हीं को ही ब्लड सप्लाई करती रहती हैं और इसे हम ट्यूमर एंजियोजेनेसिस भी कहते हैं। देन इज द मेटास्टेसिस। जो कैंसर सेल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, माइग्रेट करते रहते हैं टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी और वहाँ पे भी हम कैंसर फैलाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम मेटास्टेसिस कहते हैं। उसके बाद है डू नॉट स्पेशलाइज्ड। जो नॉर्मल सेल्स होते हैं जब एक सर्टन उनका सर्टन एज आती है उनकी तो वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योरेशन मतलब कि डिफ्रेंशिएशन हो जाते हैं। जब नॉर्मल सेल्स डिफ्रेंशिएशन हो जाते हैं तो हर एक को एक अलग फंक्शन मिलता है और उसको अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है। लेकिन जो कैंसर सेल्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड नहीं होते, मतलब ये डिफ्रेंशिएट नहीं होते अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ये इतना रैपिडली ग्रो करते हैं कि इनके पास चांस ही नहीं होता किसी दूसरी तरफ जाने का और ना ही इसी तरह ये मैच्योर होते हैं। Then is the ignore signals from other cells। जो सेल्स होते हैं नॉर्मल सेल्स एक दूसरे को सिग्नल्स भेजते रहते हैं कि मतलब अगर हमें कहीं पे जख्म हुआ है तो वो एक सेल माइटोसिस करेगा, वो माइटोसिस करता रहेगा। जब वो जख्म मुकम्मल तौर पर भर जाएगा तो फिर जो सराउंडिंग के सेल्स होंगे वो उस सेल को मैसेज भेजेंगे, उस सेल को सिग्नल्स भेजेंगे कि अब बस कर दो, अगर तुम ज़्यादा ग्रो करोगे तो ये कोई डैमेज भी काज कर सकता है। तो इस तरह से वो जो सेल होता है वो ओबे करता है उन इंस्ट्रक्शंस को। लेकिन जो होता है जो कैंसर सेल्स होते हैं ये इस नॉर्मल सिग्नलिंग प्रोसेस को या तो फिर ये इनहिबिट ही कर देते हैं और या अगर इनके पास कोई सिग्नल पहुंच भी जाए तो उन सिग्नल्स को ये उन सिग्नल्स को इग्नोर ही कर देते हैं। And then is the summary of these alterations. Number one is the avoid immune destruction. Number two is enable replicative immortality. Number three is activate invasion and metastasis. Number four is induce angiogenesis. Number five is resist cell death. Number six is deregulate circular energetics. Number 7 is sustained proliferative signaling. Number 8 is evade growth suppressors. Number 9 is possess genome instability and mutation. Number 10 is mediate a tumor associated inflammatory response. ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं और जो रह गए वो हम आगे भी करते हैं। Next is the normal versus cancer cells. There are many differences between normal and cancer cells. नॉर्मल सेल्स जो होते हैं इनकी यूनिफॉर्म शेप होती है लेकिन जो कैंसर सेल्स होते हैं इनकी इरेगुलर शेप होती है। यूनिफॉर्म शेप मतलब नॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर स्फेरिकल शेप होते हैं जबकि कैंसर सेल्स इरेगुलर शेप के होते हैं। नॉर्मल सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो सिंगल होता है और स्फेरिकल होता है जबकि कैंसर सेल्स में मैनी न्यूक्लियर होते हैं विद इरेगुलर शेप।
जब बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई होंगे तो वो जगह भी उतनी ज़्यादा ही लेंगे, तो इस तरह से इसका जो साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम होता है कैंसर सेल्स का बहुत कम हो जाता है। नॉर्मल सेल्स में सिंगल न्यूक्लियोलाई होता है, जबकि कैंसर सेल्स में जैसे कि बहुत से न्यूक्लियाई होते हैं, तो फिर उनमें न्यूक्लियोलाई भी बहुत ज़्यादा ही होंगे और न्यूक्लियोलाई का जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। नंबर 4 इज लार्ज साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम इन नॉर्मल सेल्स। नॉर्मल सेल्स में जो साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम होता है बहुत ज़्यादा होता है, जबकि कैंसर सेल्स में साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम जो होता है वो कम होता है। नॉर्मल सेल्स में कंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, जबकि कैंसर सेल्स में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। और जो नॉर्मल सेल्स होते हैं रिमेन एट द इंटेंडेड प्लेस, मतलब जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है वहीं पे ही रहते हैं, जबकि कैंसर सेल्स जो होते हैं वो कैन स्प्रेड होती है अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं। नेक्स्ट इज दिस इज द डायग्राम। मैनी सेल्स दैट कंटिन्यू टू ग्रो एंड डिवाइड, and next is the variations in size and shape of the cells, and then nucleus that is larger and darker than normal cells, and abnormal number of chromosomes arranged in a disorganized fashion। जो कैंसर सेल्स होते हैं उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज हो जाती है, और इस तरह एक क्लस्टर ऑफ सेल्स बन जाता है विदाउट ए बाउंड्री, जबकि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो हर सेल के गिर्द एक प्रॉपर बाउंड्री होती है। कैंसर डिजीज, जो कैंसर डिजीज है ना, कैंसर इज अ ब्रॉड टर्म विच इज रिलेटेड टू द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सेल्स। जो कैंसर होता है इसमें हमारे पास दो तरह के कैंसर हो सकते हैं, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल कैंसर जैसे कि ट्यूमर वगैरह जो कि स्वेलिंग की तरह होता है, जबकि इनविजिबल कैंसर में ज़्यादातर हमारे पास ब्लड कैंसर आ जाता है, जैसे हम ल्यूकीमिया। And the causes of these cancers, स्मोकिंग इज़ द मेजर कॉज ऑफ कैंसर। जो स्मोकिंग है बहुत दुनिया के बहुत ज़्यादा ममालिक में स्मोकिंग कैंसर की सबसे बड़ी वजह है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हैवी यूज़ ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, फिजिकल इनएक्टिविटी, इतना ज़्यादा काम ना करना, पुअर न्यूट्रिशन, मुनासिब खुराक ना लेना, एक्सेस बॉडी वेट का ज़्यादा होना। कैंसर में भी जेनेटिक, जो हमारे पास जेनेटिक कोड होता है वो हमें बताता है, वो सेल्स को बताता है कि कब डिवाइड करना है और कब सेल्स एक्सपायर हो जाएंगे और उनकी जगह पे नए सेल्स आएंगे। जब इस जेनेटिक कोड में चेंजेस हो जाएंगी तो फिर वो नेक्स्ट भी फॉल्टी इंस्ट्रक्शंस ही भेजेंगी। एंड नेक्स्ट इज द जीन्स कैन चेंज प्रोटीन्स। जो जीन्स होती हैं वो प्रोटीन्स भी बनाती हैं, मतलब प्रोटीन्स बनाने में जीन्स का एक अहम रोल होता है। तो अगर जीन्स में चेंजेस आ जाएंगी तो बहुत सी प्रोटीन्स जो कि सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन को कंट्रोल करती हैं वो सारी भी ख़राब हो जाएंगी, और उसके बाद बहुत सी ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि रिपेयर करती हैं डैमेज्ड सेल्स को। जब उनमें चेंजेस आ जाती हैं तो फिर डैमेज्ड सेल्स जो होते हैं वो रिपेयर ही नहीं होते, और फिर अगर ऐसी जीन्स पेरेंट्स में हों तो वो ऑफस्प्रिंग में भी वैसे ही जाती हैं। Some genetic changes occur after birth as well as smoking and sun exposure also affects. Sun exposure इस तरह के अगर हम ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ पे हमारे पास ओजोन डिप्लीशन है, जैसे कि एंटार्क्टिक वगैरह, तो वहाँ पे ओजोन डिप्लीशन की वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़मीन तक पहुँचती हैं। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्किन कैंसर का बायस इज द टाइप्स ऑफ कैंसर। टाइप्स ऑफ कैंसर में जो सबसे कॉमन टाइप होती है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है। उसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप्स भी होती हैं जैसे कि लंग कैंसर, स्किन कैंसर, ब्लैडर कैंसर, किडनी कैंसर एंड लिवर कैंसर। ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कैंसर। जैसे कि जैसी टाइप होगी कैंसर की वैसा ही हमारे पास वैसा ही हम ट्रीटमेंट उस पर यूज़ करेंगे। नंबर 1 इज़ कीमोथेरेपी। इसमें पेशेंट्स को ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो कि रैपिडली ग्रोइंग
रैपिडली ग्रोइंग सेल्स को इनहिबिट कर देती हैं, या तो उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं, तो उसको उनको टारगेट करती हैं, या तो उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं या स्लो कर देती हैं। हम कीमोथेरेपी में हम ड्रग्स भी यूज़ कर सकते हैं कैंसर के इलाज के लिए, लेकिन जो ड्रग्स होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हार्मोन थेरेपी। बहुत से ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि इंटरफेयर करते हैं बॉडी के साथ और बॉडी को कैंसर सेल्स मतलब कैंसर सेल्स प्रोड्यूस करने देते हैं। तो इस हार्मोन थेरेपी में हम ऐसे हार्मोन्स को मेडिकेशंस के ज़रिए से चेंज कर देते हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो कि ऐसे कैंसर सेल्स की प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ द इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में हमारे पास हम मेडिकेशंस के ज़रिए या फिर हम दूसरे ट्रीटमेंट्स के ज़रिए पेशेंट का इम्यून सिस्टम हम मजबूत करते हैं, जिससे वो इम्यून सिस्टम जो होता है फिर वो कैंसर सेल्स के खिलाफ भी लड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द पर्सनलाइज्ड मेडिसन। पर्सनलाइज्ड मेडिसन में जो होते हैं पेशेंट, उसकी जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। फिर इस जेनेटिक टेस्टिंग के ज़रिए से पता चला जाता है कि इस कैंसर के लिए हमारे पास कौन सा ट्रीटमेंट जो होगा वो बेस्ट रहेगा। जो ये पर्सनलाइज्ड मेडिसन टेक्निक है, ये नई टेक्निक है और ये ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती है। नेक्स्ट इज़ द रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में हम हाई डोज ऑफ रेडिएशंस यूज़ करते हैं और जो कि हिट करती हैं उन कैंसर सेल्स को और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं। बाज़ औक़ात बहुत बड़ा अगर हमारे पास ट्यूमर है, तो डॉक्टर्स सर्जरी से पहले रेडिएशन थेरेपी रिकमेंड करते हैं ताकि वो थोड़ा श्रिंक हो जाए। उसके बाद हमारे पास है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ये ब्लड रिलेटेड कैंसर्स में हमारे पास ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जैसे कि ल्यूकीमिया वगैरह, इसमें ऐसे ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें हमने रेडिएशंस यूज़ करके हमने डिस्ट्रॉय कर दिया हुआ है, उन्हें बॉडी से बाहर निकाला जाता है और फिर लैब्स में उनकी टेस्टिंग की जाती है और उन्हें रिकवर किया जाता है और फिर उन्हें बॉडी में डाल दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास है सर्जरी। सर्जरी ज़्यादातर हमारे पास होता है कैंसर सेल्स के लिए सर्जरी रिकमेंड की जाती है। बाज़ औक़ात जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्योंकि कैंसर ट्यूमर्स में उनके लिए हमारे पास सर्जरी सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि जो होते हैं कैंसर ट्यूमर्स, ये बहुत ज़्यादा पार्ट्स तक फैल चुके होते हैं। अगर हम रेडिएशन थेरेपी या दूसरा कोई प्रोसेस भी हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए तो वो इनके लिए इफ़ेक्टिव नहीं होगी, तो इस कैंसर सेल्स के लिए इफ़ेक्टिव नहीं होगी। रेडिएशन थेरेपी जो होती है, ये रेडिएशन जो होती है, ये ना सिर्फ कैंसर सेल्स को बल्कि बहुत सी नॉर्मल सेल्स को भी डैमेज कर देती हैं। एंड thank you, that's all.